नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी सेंट्रल और मैं हूं आपके साथ विशाल शर्मा। सप्ताह के पहले दिन शेयर बाजार से लेकर सोने चांदी में निवेश करने वालों तक के लिए बेहद खराब दिन जो है साबित हुआ। ईरान युद्ध की आग में हर सेक्टर के निवेशक जो है झुलस रहे हैं। चांदी गिरते हुए जो है अब अपने हाई से 2 लाख रुपए सस्ती हो चुकी है। ऐसे में आगे क्या होने वाला है? इसी बीच आज की सबसे बड़ी ब्रेकिंग मैं कहूंगा कि ईरान इजराइल अमेरिका वॉर पर जो है ट्रंप साहब का बहुत ही बड़ा और पॉजिटिव बयान आया है, जिस पर ईरान ने भी पलटवार किया है। क्या है पूरी रिपोर्ट, चर्चा की शुरुआत करते हैं। पूरी चर्चा में शामिल होने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं प्रवीण शर्मा सर। सर, आपका मनी सेंट्रल बहुत स्वागत है। धन्यवाद विशाल। तो आज के शो में सबसे पहले बात करेंगे मूडीज की ग्लोबल जीडीपी को लेकर दिए गए बड़ी वार्निंग की। इसके बाद चर्चा करेंगे गोल्ड सिल्वर की कीमतों में आए भूचाल की और अंतिम में चर्चा करेंगे कैफे 3 नॉर्म्स की। तो चलिए बिना देर किए फटाफट करते हैं मनी सेंट्रल की शुरुआत। देखिए, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को कड़ी चेतावनी दी थी। उन्होंने कहा कि अगर 48 घंटे के भीतर हॉर्मुज स्ट्रेट को पूरी तरह नहीं खोला तो अमेरिका ईरान के पावर प्लांट पर हमला कर देगा। वहीं ईरान ने चेतावनी दी कि अगर उसके पावर प्लांट को निशाना बनाया गया तो वो मिडिल ईस्ट में जो है अमेरिका और इजराइल से जुड़े जितने भी एनर्जी इंफ्रा हैं उन पर हमला कर देगा। लेकिन ताज़ा अपडेट ये है, हालांकि इस खबर के बाद सर बाजार की अगर मैं बात करूं, मार्केट को अभी कुछ देर पहले मैंने कवर किया, 15 लाख करोड़ स्वाहा हो गए। सोने और चांदी की बात की जाए तो अपने पीक से चांदी जो है आधा हो गया। लेकिन इसके बाद बस आधे घंटे पहले की खबर आ रही है कि ईरान को लेकर ट्रंप साहब ने कह दिया कि थोड़ा पोस्टपोन कर दिया गया है वॉर। क्या है ताज़ा अपडेट, प्लीज़ बताइए। नहीं, देखिए, युद्ध को लेके जो बड़ी गर्मा गर्मी लगातार जारी थी 3 देशों के बीच में, अमेरिका, ईरान और इजराइल के बीच में, अब उसमें 2 दिन पहले लगभग जो राष्ट्रपति ट्रंप का बयान आया था कि साहब अगर 48 आवर्स के भीतर अगर आपने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को नहीं खोला तो हम पूरे जो जितने भी एनर्जी इंफ्रा हैं, जितना भी पूरे ईरान में ब्लैकआउट कर देंगे, सारा पावर प्लांट्स को सबको निशाना बनाएंगे। खर्ग में जो आइलैंड है उस पर भी ट्रूप्स उतारने की बात कही गई थी। तो एक बड़ी धमकी दी गई। उसके बाद ईरान ने, जैसा आपने बताया, कि उन्होंने कहा कि हम पूरे जो गल्फ़ है उसमें नेवल माइंस बिछा देंगे अगर हमारे कोस्टल एरियाज़ पर अटैक किया गया, खर्ग पर अगर अटैक किया गया। और जितने भी अमेरिकन बेसिस हैं, अमेरिकन कंपनियां हैं जो एनर्जी या जो ऑयल प्रोडक्शन में कामकाज कर रही हैं, वो सभी हमारे लेजिटिमेट टारगेट हो जाएंगे। अब उसके बाद जब ये सब पूरी कहानी चल रही थी, उसी का परिणाम था कि आज मार्केट्स में जो है इतना बड़ा क्रैश, इतनी बड़ा हाहाकार हफ्ते के पहले दिन ही दिखाई दिया। लेकिन अब बिल्कुल शाम को अभी बयान आया है कि राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि उन्होंने 5 दिन के लिए ईरान के साथ उनकी बातचीत सार्थक रही और 5 दिन के लिए उन्होंने ईरान के पावर प्लांट्स और एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर किसी तरह का हमला नहीं करने का फैसला किया है। तो ये अपने आप में एक बड़ा मैं कहूँगा बहुत बड़ा स्टेप है इस दिशा में कि युद्ध को आगे किस तरह से रोका जा सकता है, क्या कोई समझौते का रास्ता निकल सकता है। हालांकि ईरान ने उसके तुरंत बाद बयान दिया है कि साहब हमारी अमेरिका के साथ कोई बातचीत ही नहीं चल रही। अब मसला विशाल ये आकर फंस गया है कि अमेरिका अब झुकता हुआ, पीछे हटता हुआ दिखाई दे रहा है कि साहब किसी तरह जंग से बाहर निकला जाए। ईरान अब एक तरह से कहे कि अपर हैंड पर आता हुआ दिखाई दे रहा है और कह रहा है कि नहीं, कोई बातचीत नहीं है, जितनी मर्जी लड़ाई लड़ना है वो लड़ाई लड़िए, जब तक हमारे जो जितना नुकसान हुआ, जो लॉसेज हुए हैं, उसकी भरपाई अगर अमेरिका और इजराइल नहीं करेंगे तब तक ये जंग अब रुकेगी नहीं। तो अब एक मैं कहूँगा कि फिर एक डेडलॉक बनता हुआ दिखाई दे रहा है। दूसरी तरफ एक बड़ी खबर ये भी आ रही है कि जो गल्फ़ कंट्रीज़ हैं, सऊदी अरब और इजिप्ट मिलकर और बाकी के कंट्रीज़ हैं, वो एक साथ मिलकर अब इस बात पर विचार कर रहे हैं कि क्या ईरान पर अब अटैक किया जाना चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो नुकसान है वो उनकी रिफाइनरीज बंद हैं, उनकी जो स्टोरेज फैसिलिटीज़ हैं वहाँ पे हमले हो रहे हैं विशाल। चलिए सर, आपने अच्छी बात बता दी सर। लेकिन आपने जो कहा कि डेडलॉक है, तो डेडलॉक खत्म कैसे होगा? उसमें जो है एक बार तो प्रयास किया गया कि नाटो के लोग सामने आए, भाई वो आए, थोड़ा सा इसको क्लियर कराएं, वो लोग आए नहीं। तो अब क्या कोई तीसरा पक्ष आएगा जो बेहतरी के लिए, पूरे समाज की बेहतरी के लिए खड़ा होगा? कैसे डेडलॉक खत्म होगा सर? नहीं, मुझे लगता नहीं कि कोई थर्ड पार्टी में देखिए कौन हो सकता है। थर्ड पार्टी में सबसे बड़ा रोल जो निभा सकता है वो यूएन निभा सकता है। यूनाइटेड नेशंस जो है वो भूमिका अदा कर सकता है। यूनाइटेड नेशंस, अगर आप इस पूरे जंग को अब तक देखेंगे तो बिल्कुल खामोश एक तरफ शांति से बैठा हुआ है। उसको एक तरह से कहा जाए समझ में नहीं आ रहा कि इस जंग में
बीच का रास्ता निकलेगा क्या आखिर। तो यूनाइटेड नेशंस जो है वो एक मीडिएशन कर सकता है इस लड़ाई में, लेकिन वहाँ से कोई पहल हो नहीं रही। अंततः अमेरिका को ईरान से बात करनी होगी, दोनों देशों को आपस में बात करनी होगी कि रास्ता क्या निकलेगा। बलपूर्वक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलने का जो अमेरिका का जो इरादा है या जो प्लान है, वो अभी तक खुद अमेरिका के हिसाब से सफल होता। पेंटागन ने अमेरिकी कांग्रेस से 200 अरब डॉलर की वॉर फंडिंग मांगी है। तो अमेरिका तो 200 अरब डॉलर की लड़ाई लड़ने में अमेरिका की तो जो टैरिफ से पैसा इकट्ठा किया था उस पर सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आ गया कि साहब ये सारा पैसा आपको लौटाना पड़ सकता है। 175 बिलियन डॉलर के आसपास उन कंपनियों को जिनसे ये पैसा वसूला गया। अब 175 बिलियन डॉलर की वो मार है, 200 बिलियन डॉलर अगर पेंटागन मांग रहा है इस लड़ाई को लड़ने के लिए, तो आप समझिए कि इस पूरी जो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के जो चक्कर में ये सब नाटक किया जा रहा था, उसमें अमेरिका दरअसल अब बहुत बुरी तरह फंसता नजर आ रहा है विशाल यहाँ पे। तो सर इस बात से मैं यही समझूंगा कि आपकी भविष्यवाणी बहुत सच साबित हुई, क्योंकि जब से वॉर स्टार्ट हुआ आप कहते हुए दिखे थे कि अमेरिका इतनी बुरी तरह इसमें विशाल फंस चुका है कि ना इसको निकलते बन रहा है, जैसे होता है ना जो गले में फंस गया है, ना निगलते बन रहा है ना उगलते बन रहा है। और ईरान का कह रहे हैं कि अपर हैंड इसको है, क्योंकि उसके पास जो स्ट्रेट ऑफ ईरान असल में स्ट्रेटेजिक जो कहा जाए लिवरेज ईरान के पास ज़्यादा है। सीधी सीधी बात यह है। दूसरी बात, अमेरिका इजराइल दोनों को का जो एक मिस कैलकुलेशन मैं ये कहूँगा वो ये था कि टॉप लीडरशिप या आयतुल्ला अली खमैनी के मरते ही ईरान में अनार्की क्रिएट हो जाएगी। उसके बाद वो जिसको चाहेंगे उसको टॉप पोजीशन पे बिठा देंगे, चाहे राष्ट्रपति बना दिया जाएगा और ईरान फिर उनके हिसाब से चलेगा। बहुत जल्दी हफ्ते 2 हफ्ते में ये जंग खत्म हो जाएगी। लेकिन हुआ इसके सीधे उलट, यूनाइटेड हो गए लोग। हाँ, एक बड़ा जो आश्चर्यजनक चीज़ है जो मुझे लगता है जिसको बहुत सारे एनालिस्ट भी सोच रहे होंगे कि ये होना चाहिए था, वो ये था कि इससे ठीक पहले ही ईरान में एक बड़ा प्रोटेस्ट हमने देखा। 20-21 हज़ार लोगों के मारे जाने की खबरें आई ईरान में, जिसमें लोगों को पकड़ा गया, उनको एग्जीक्यूट किया गया और लोगों की मांग ये थी कि महंगाई ख़त्म कीजिए, रिफॉर्म लेकर आइए, जो उनकी आर्थिक बदहाली है उसको दूर कीजिए। ईरान, अमेरिका, इजराइल और अमेरिका ने ऐसे वक्त पर आयतुल्ला अली खमैनी को मारा जब वहाँ पे प्रोटेस्ट एक ख़त्म ही हुआ था। और सबसे बड़ी जो बात है विशाल वो ये है कि इस प्रोटेस्ट के ठीक बाद जो युद्ध हुआ उसके बाद भले आयतुल्ला अली खमैनी को मार दिया गया, लेकिन ईरान में वैसा कोई प्रोटेस्ट अब दिखाई नहीं दे रहा। एक चीज़। दूसरी चीज़, IRGC या जो एक लीडरलेस कंट्री होती है उसमें ये माना जा रहा था कि अब ये युद्ध लड़ने की कैपेसिटी में नहीं रहेंगे, लेकिन IRGC और जो बाकी ईरान की आर्मी है या जो बासिज फोर्स है या कट्स फोर्स है, ये सब के सब लगातार लड़ाई में मौजूद हैं। कौन कमांड कर रहा है, कौन चला रहा है? अली लारिजानी मारे गए, बड़े बड़े जो टॉप कमांडर्स थे, इंटेल चीफ को मार दिया आपने। इसके बावजूद ईरान लगातार अपनी जो एडवांस्ड मिसाइल्स हैं उनका दरअसल उसने इस्तेमाल अब शुरू किया है। इजराइल कह रहा है कि साहब हमारे ऊपर क्लस्टर जो मिसाइल्स हैं उनका इस्तेमाल किया जा रहा है। वो तब कर रहे हैं जब उन्होंने कहा कि हमने पुरानी जो बनी हुई मिसाइलें थी 80-90 की, उनको इस्तेमाल करके जब खत्म कर दिया, अब हम एडवांस मिसाइल यूज कर रहे हैं। ओके। तो वो तो ये कह रहे हैं कि जब हमारी लीडरशिप मारी गई उसके बाद अब हम ज़्यादा एडवांस्ड वॉरफेयर में आ रहे हैं, सस्ते ड्रोन्स के जरिए आपके बेसिस को निशाना बना रहे हैं। जी, चलिए सर लौटते हैं मेन कहानी पर। मूडीज़ की रिपोर्ट आ गई सर, ग्लोबल जीडीपी को लेकर है, इंडियन जीडीपी को लेकर है। क्या कहती है रिपोर्ट? आपसे न्यूज़ रूम में चर्चा हो रही थी, आप कह रहे हैं कि 4% का डेंट पड़ सकता है, झटका लगने वाला है। 7%, 8% की दर से हम चल रहे हैं, अगर 4% का डेंट लगेगा तो आधी हो जाएगी क्या हमारी इकॉनमी? नहीं, बिल्कुल। इमर्जिंग इकॉनमीज़ और एशियन जो कंट्रीज़ हैं उसमें 3% तक की जो ग्रोथ है उसको गिरावट की बात कर रहे हैं। और बेस लाइन जो जीडीपी है उसमें आउटपुट में भारत की उसमें 4% की गिरावट की बात मूडीज़ की ये रिपोर्ट करती है। बहुत सनसनीखेज रिपोर्ट है और ये बताती है कि इस जंग का सबसे बड़ा खामियाजा भारत जैसे मुल्कों को, ख़ास तौर पे भारत और चीन जैसे मुल्कों को एशिया में उठाना पड़ सकता है, जिनका ज़्यादातर जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है वो इंपोर्ट से पूरी होती है विशाल जी। और आज ही देखो इसी जो मूडीज़ की रिपोर्ट कह रही है
उसी तकरीबन बात को आज प्रधानमंत्री ने जब संसद में अपना संबोधन किया तो उन्होंने हालात किस तरह के ग्रेव या किस तरह के गंभीर हैं इसकी बानगी आप ऐसे समझिए कि मोदी जी ने खुद कहा कि कोविड जैसी सिचुएशन है उसके लिए हमको तैयार रहना होगा। इसका अर्थ आप समझिए कि स्थितियां बहुत ज़्यादा गंभीर इस वक्त हैं इकोनॉमी के लिहाज से, भारत की एनर्जी ज़रूरतों के हिसाब से। चलिए सर, तो तेल महंगा होगा तो अर्थव्यवस्था पर कैसे असर पड़ेगा, कुछ एडिशनल जानकारी हम आपको दे देते हैं। महंगाई बढ़ती है, देश का जो आयात का जो बिल है वो बढ़ जाता है, ट्रेड डेफिसिट जो होता है वो बढ़ जाता है और लोगों की जो खर्च करने की जो क्षमता है वो कम हो जाती है। अब पूरे एशिया की ग्रोथ कैसे धीमी पड़ जाएगी, प्रवीण सर से समझने की कोशिश करेंगे। कहा जा रहा है कि सर एशिया पैसिफिक क्षेत्र की जो आर्थिक वृद्धि है 2025 में वो 4.3 रहने का अनुमान है, 26 में घटकर सिर्फ और सिर्फ 4% रह जाएगी। तो वहाँ भी डेंट पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमें ही नुकसान भारत है, चीन है, साउथ कोरिया है। भारत के लिहाज से बड़ी बात यह है जो इस रिपोर्ट में कहा गया है कि जैसे जापान है, साउथ कोरिया है, इनके पास ज़्यादा बड़े बफर स्टॉक हैं क्रूड के, या स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व, या स्ट्रेटेजिक जिसको रिजर्व कह लीजिए। भारत के पास स्ट्रेटेजिक रिजर्व बहुत थोड़ा है, एक बड़ी समस्या है। 60% एलपीजी आप इंपोर्ट कर रहे हैं, जो मोदी जी ने भी खुद बोला। इसके अलावा भारत तमाम तरह की सब्सिडीज़ और प्राइस कैपिंग अपने क्रूड पर, अपने ऑयल की जो बिक्री है, पेट्रोल, डीजल, गैस, एलपीजी, इन पे देता है। आप उज्ज्वला को देख लीजिए, मेरा अंदाज़ा तकरीबन 50,000 करोड़ रुपए का जो ओएमसी इसकी अंडर रिकवरी है गैस पर, पर्टिकुलरली बिकॉज ऑफ उज्ज्वला जो आप स्कीम चलाते हैं। तो ये सरकार के खजाने पे बर्डन है। ये बर्डन दरअसल जो है वो सीधा सीधा अब सरकार के लिए भारी पड़ सकता है, एक बड़ी बात। दूसरी बड़ी बात इसमें कंजम्पशन को लेकर, डिमांड को लेकर कही गई है। भारत में जो है वो डिमांड का स्लो डाउन की बात कही गई है। लोग अपनी नेसेसिटी जो है, उनकी बिल्कुल बेसिक ज़रूरतें हैं, उसको पूरा करने के लिए ही परचेज़ कर रहे हैं, ख़रीदारी करते हैं, और इसी वजह से अभी तक जो कंजम्पशन है वो आपका कोविड के जो प्री कोविड का जो दौर था उसको पार नहीं कर पाया है। तो ये एक बड़ी मुश्किल है। इसी वजह से इन्फ्लेशन का भी जो एक तरह से कहें कि इन्फ्लेशन जो है वो कंट्रोल में आपको 3% के आसपास दिखाई दे रही है, जो 2 से 6% का आरबीआई का लेवल है उससे कम है विशाल। लेकिन सर जैसा कि आप कह रहे हैं कि कोविड के पहले वाले लेवल्स तक भी हम लोग नहीं पहुंच पा रहे हैं। बीच में सरकार ने बूस्टअप करने के लिए जो है जीएसटी बचत महोत्सव मनवाया, उससे कहा गया, हम लोगों ने तमाम स्टोरियाँ की कि उससे कंजम्पशन में अच्छा खासा जो है बूस्टअप हुआ। अब वो सब चीज़ नलीफाई हो जाएगा, सब चीज़ खत्म हो जाएगा सर? देखिए, ये वॉर अगर लंबी चलती है तो आप समझिए कि इसके इम्प्लीकेशन, जैसा मूडीज़ की रिपोर्ट और खुद प्रधानमंत्री कह रहे हैं, उनके अगर आप बयानों को देखेंगे, इस एनालिसिस को देखेंगे, तो वो ये बताता है कि इम्प्लीकेशंस बड़े गहरे भारत की इकोनॉमी पर और लंबे चलने वाले हो सकते हैं। खुद प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, उन्होंने एक और बहुत महत्वपूर्ण बात कही है कि देश पर केवल और केवल आर्थिक नकारात्मक असर नहीं पड़ने वाला है, भारत की सिक्योरिटी जो सिनेरियो है या भारत का जो नेशनल सिक्योरिटी है उसके लिए भी गंभीर जो है वो खतरे पैदा कर दिए इस लड़ाई ने। तो ये बहुत कुछ गंभीर चीज़ें हैं जो इस लड़ाई के जरिए भारत को अगर आप देखते हैं उसमें संदर्भ में लेकर, तो कुछ बहुत मुश्किल वक्त जो है वो भारत के लिए भी यहाँ पे दिखाई देता है विशाल। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। बुलियन मार्केट्स में पिछले कुछ हफ्तों से जो है जारी गिरावट ने निवेशकों के जो है होश उड़ा दिए। जनवरी 2026 में जहां सोना 1,80,000 रुपये प्रति 10 ग्राम के पार पहुंचकर नया रिकॉर्ड बना रहा था, वहीं चांदी 4,20,000 रुपये प्रति किलोग्राम के ऑल टाइम हाई पर थी। वहीं मार्च के अंत तक हालात जो है पूरी तरह पलट चुके हैं। 27 जनवरी को ऑल टाइम हाई पर पहुंचने के बाद महज 53 दिनों के भीतर ही चांदी की कीमतें आधी रह गई, जबकि सोना जो है 25% से ज़्यादा गिर चुका है। असर कई बार हम लोग जब बिज़नेस को पढ़ते थे, समझते थे, उस दौरान भी हम लोगों ने समझा था कि बाज़ार जब गिरता है या मार्केट्स में जो है टर्मोइल आते हैं तो कमोडिटीज़ आपको बचाती हैं। इस बार हो ऐसा रहा है कि बाज़ार भी जो है 3-3% का डेंट है, कोहराम मचा हुआ है, हाहाकार मचा हुआ है, और कमोडिटीज़ में भी वहाँ भी जो है 3-4% का डेंट पड़ रहा है। दोनों साथ क्यों गिर रहे हैं और आज के ताज़ा हालात क्या है, समझने की कोशिश करेंगे। नहीं, देखिए, आज को अगर आप देखेंगे तो दुनिया भर के बुलियन जो मार्केट्स हैं उसमें 2 लाख करोड़ डॉलर का एक बड़ा क्रैश दिखाई दिया है विशाल। ये बड़ी मैं कहूँगा कि ऐसी स्थिति है जिसकी कल्पना जो गोल्ड सिल्वर में
को लेके जो एक क्रेज़ बना हुआ था, एक हाइप क्रिएट हुआ था, वो ऐसे सभी लोगों के लिए एक वार्निंग जैसा साइन है। द कोबेसी जो लेटर है उसका जो एनालिसिस है उनका, उसमें इस बात का जिक्र किया गया है कि किस तरह से दुनिया में एक जो बात आप कह रहे हैं कि मार्केट भी गिर रहा है और कमोडिटी या गोल्ड सिल्वर जैसे जो प्रेशियस मेटल्स हैं जिनको सेफ हेवन माना जाता है और ऐसे वक्त पर ही इस्तेमाल होते हैं जब दुनिया पूरी संकट के दौर से घिरी होती है। तो ऐसा क्यों हो रहा है कि आखिर गोल्ड भी गिर रहा है और बाजार भी गिर रहे हैं एक साथ? उसकी एक बड़ी वजह विशाल ये बताई जा रही है कि अब जो है दुनिया भर के इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने गोल्ड को हेज के तौर पर लेना या देखना बंद कर दिया है। और इस वजह से अब एक और बड़ा जो अपडेट या जो बदलाव हुआ है वो ये है कि जनवरी 2025 के बाद से पहली बार जो अमेरिका के जो 10 साल के जो बॉन्ड हैं उनकी यील्ड जो है विशाल बहुत तेजी से बढ़ी, वो अपने पीक पर पहुंची हुई है, एक साल के हाईएस्ट उस पर है। और इसी वजह से जब ज़्यादा यील्ड है तो इन्वेस्टर्स को ये लग रहा है कि नॉन यील्डिंग जो आपके एसेट हैं गोल्ड और सिल्वर जैसे, वहाँ पैसा क्यों लगाया जाए, ऐसे एसेट्स में क्यों ना पैसा लगाया जाए। तो कुछ बड़े जो बदलाव आपके जो पूरे के पूरे मार्केट्स में इस वक्त हम देख रहे हैं, जहाँ गोल्ड सिल्वर में जो हाइप थी, जो लोगों का एक इन्वेस्टमेंट का क्रेज़ बना हुआ था, वो सारा का सारा अब धराशायी होता हुआ यहाँ दिखाई दे रहा है। जी, एक और फैक्टर ये आ रहा है सर कि बड़े निवेशक जो हैं वो भी जो है भारी भरकम बिकवाली कर रहे हैं। देखिए, जो कहा जा रहा है कि जब बाजार में नुकसान होता है तो बड़े फंड्स और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो है नुकसान की भरपाई करने के लिए, मार्जिन कॉल चुकाने के लिए जो है जल्दी बिकने वाली जो चीज़ें हैं उनको जो है बेच देते हैं। अब सोना कहा जाता है कि बड़ा लिक्विड है तो इसलिए उसमें जो है बिकवाली बढ़ जाती है, तो ये भी एक बड़ा फैक्टर माना जा रहा है कि जो है इस वजह से जो आ रही है थी। सर, एक और फैक्टर है कि तेल की कीमतों वाला भी फैक्टर है, जैसे 114 और कई रिपोर्ट्स तो कह रही थी, रॉयटर्स की भी खबर हमने जो है डिकोड की थी, वो तो कह रहे थे कि अगर लंबा खिंचता है तो अभी तो 130 का टारगेट दिया गया था, लेकिन बहुत जल्द कहा गया कि 200 के पार भी जाता हुआ दिखेगा। हालांकि आज का ताज़ा अपडेट है, न्यूज़ रूम में हम भी आपसे चर्चा कर रहे थे, आप बता रहे थे कि बिलो 100 पहुँच चुका है विशाल आफ्टर द स्टेटमेंट ऑफ द ट्रम्प। बिल्कुल, प्लीज़। हाँ, तो बिल्कुल ट्रम्प के बयान के बाद सडन एक 8% की गिरावट हम ब्रेंट क्रूड में हमने देखा, और सीधा जो आज 109-110 डॉलर के पीक पे गया था अभी जब हम प्राइस देख रहे थे, और वो गिरकर अब $97 पर बैरल पे दाम ब्रेंट क्रूड का आ गया है। तो देखिए, क्रूड के ऊंचे दाम दरअसल पूरी दुनिया में इन्फ्लेशन लेके आते हैं, और इसका भी असर पूरे के पूरे मार्केट्स पर आपको दिखाई दे रहा है। दुनिया भर के जो स्टॉक मार्केट्स हैं उनमें अगर वोलेटिलिटी दिखाई दे रही है तो उसकी बड़ी वजह एक क्रूड के प्राइसेस में $118 तक के लेवल पर क्रूड चला गया था। एक जो बात कही जा रही है वो ये कही जा रही है कि क्रूड का अगर ये जंग नहीं रुकती तो अपने बेस लाइन से जो मूडीज़ की रिपोर्ट में बात कही गई वहाँ से 64% तक ऊपर जो है वो प्राइस क्रूड के विशाल जा सकते हैं जी। तो ऐसे में जो गोल्ड का जो एक हेज के तौर पर इस्तेमाल करने का जो तरीका था वो यहाँ से अब पूरा का पूरा पॉइंट वो विशाल गड़बड़ा गया है। जी सर, एक लास्ट कमेंट आपसे लेना चाहेंगे, जो एफआईआईज़ की जो बिकवाली है वो भी बढ़ती हुई दिख रही है। मार्च महीने में ही आज का जो ताज़ा अपडेट है 90,000 करोड़, अगर उसको आज वाले डेटा से अगर जोड़ दिया जाए, आज नहीं पता लेकिन लाख करोड़ के आसपास की जो है बिकवाली होती हुई दिख रही है एफआईआईज़ के द्वारा भी। ये भी बहुत चिंताजनक है, और क्या ये फर्दर इसमें भी जो है बिकवाली का जो आंकड़ा है वो बढ़ता हुआ दिखेगा? नहीं, देखिए, यहाँ से एक नई और कहानी भी क्रिएट होती है, जो जेपी मॉर्गन की एक रिपोर्ट आई है जिसमें ये कहा गया है कि अब दुनिया भर में महंगाई बढ़ने और ऊंची ब्याज दरों का अब दौर शुरू होने वाला है। जो प्राइसेस को जो या इंटरेस्ट रेट के जो लेवल थे उसको वो क्या बॉटम आउट कर गए हैं, इस लेवल से नीचे और नहीं जाएंगे। अप्रैल में भारत में भी मॉनेटरी पॉलिसी की बैठक है। अब ये कहा जा रहा है कि इस जंग से जो क्रूड के दाम महंगे हुए या दुनिया भर में इन्फ्लेशन जो आएगी, वो फिर ईसीबी जो यूरोपियन जो सेंट्रल बैंक है उसको फोर्स कर सकती है कि वो प्राइस जो रेट्स हैं उसको बढ़ाए, और उसके जरिए फिर पूरी दुनिया में जो सेंट्रल बैंक है वो इंटरेस्ट रेट बढ़ाने का विशाल फैसला ले सकते हैं। आपने ठीक कहा कि इसकी शुरुआत जो है यूरोप के सेंट्रल बैंक से हो सकती है। अब जो है 2026 में ब्याज दरें जो है बढ़ाया जा सकता है। पहले जहां कोई बदलाव की नहीं उम्मीद थी, अब अप्रैल जून में जो है 25 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी का अनुमान लगाया जा रहा है। तो वो जो दौर था प्रवीण सर, जो हम लोग कहते थे कि जो है लोन्स सस्ते हो जाएंगे, फटाफट खरीद लीजिए, वो सब दौर खत्म हो रहा है। अब एफडी की कीमतों में हालांकि अच्छी पॉइंट ये है कि आपकी एफडी पर जो है ब्याज दरें ऊंची मिल सकती है, नहीं सर?
सीनियर सिटीजन्स को फ़ायदा हो सकता है अगर ब्याज दरें बढ़ेंगी नहीं तो? बिल्कुल, देखिए लेकिन समस्या ये है कि जब महंगाई ऊंची होगी, जब Savings ब्याज कम दरें होगा। ऊंचे होंगे, तो आपके जो ग्रोथ है वहाँ फिर मामले फंसने लगते हैं, फिर आपको ग्रोथ को बचाना आपके लिए मुश्किल हो जाता है। तो एक साथ कई सारी आफतें जो है जी 25 में रही, 2025 में, और 2026 की शुरुआत भी विशाल वो उससे भी खराब नोट उससे पे भी खराब नोट के साथ हुई। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। भारत में छोटी कार खरीदना आने वाले समय में और महंगा हो सकता है। सरकार के प्रस्तावित नए कैफे 3 नॉर्म्स को लेकर ऑटो इंडस्ट्री में चिंता बढ़ गई। उद्योग से जुड़े लोगों का कहना है कि इन नियमों को लागू करने के लिए कार कंपनियों को नई तकनीक पर जो है भारी निवेश करना पड़ेगा, जिससे जो है एंट्री लेवल कारों की कीमतें जो है 7% से लेकर 17% तक बढ़ सकती है। दिलचस्प बात यह है कि इतना खर्च करने के बाद भी कई कंपनियां जो है तय किए गए एमिशन टारगेट्स तक भी नहीं पहुंच पाएंगी। वहीं सरकारी एजेंसी जो है ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी का अनुमान इससे कहीं जो है कम लागत का है। ऐसे में सवाल उठ रहा है प्रवीण सर कि क्या सख्त नियमों का बोझ जो है अंततः हम पर, आप पर, या जो आम कार खरीदार है उन पर आएगा, या खासकर जो पहली बार कार खरीदने वाले हैं उन पर तो लगता है मुझे ज़्यादा झटका लगेगा सर। और कल ही मैं जो है शोरूम गया था किसी खास विषय से, वहाँ तो सर एंट्री लेवल की कार, मारुति के ही शोरूम पर मैं गया था, 5,37,000 से स्टार्टिंग है। मतलब अल्टो केटन की मैं बात करूँ तो 5 लाख के आसपास हो गई अल्टो। कोई भी नया आदमी जो है नई नौकरी कर रहा है या उसकी वाइफ नौकरी कर रही है, उसको तो लगता है कि चलो भाई 5 लाख का भी गाड़ी ले लेते हैं डाउन पेमेंट करके। उनके तो बड़ा झटका हो जाएगा सर। 10% कम हुआ था जीएसटी बचत महोत्सव में और कह रहे हैं कि 17% तक बढ़ जाएगी कीमत। नहीं बिल्कुल, देखो इसी बात की आशंका थी, और हम लोग जितनी बार भी कैफ़े को लेके या ऑटो इंडस्ट्री को लेके हम लोगों ने खबरें की, छोटी कारों को लेके बात की, उसमें सबसे बड़ा कंसर्न यही था कि अगर ये नए नॉर्म आते हैं अपने प्रेजेंट फॉर्म में, या जिसमें छोटी कारों के लिए सख्ती एमिशन नॉर्म्स को लेकर होने वाली है, तो आप समझिए कि इसका सीधा असर लोगों की जेब पर पड़ेगा, दिखाई देगा। कार कंपनियां ये बात, और ख़ास तौर पे मारुति सुजुकी इस बात को लगातार कह रही थी कि अगर इन नॉर्म्स को सख्त किया गया तो हमारे लिए मुश्किल होगा, आम आदमी के लिए छोटी कार खरीदना उसके बजट से बाहर हो जाएगा। ये बात बार बार मारुति सुजुकी कह रही थी, लेकिन एक बड़ा प्रेशर टाटा, महिंद्रा या इस तरह की जो कार कंपनियां हैं, JSW, इनकी तरफ से लगातार सरकार पे था कि छोटी कार कंपनी किसी खास कार कंपनी को कैफ़े नॉर्म्स में कोई विशेष रियायत नहीं दी जानी चाहिए। और इसीलिए जो नॉर्म बने हैं वो आप समझिए कितने सख्त हैं कि 88.4 ग्राम पर किलोमीटर 2027 तक एमिशन का नॉर्म पूरा करना है, और 2032 तक ये और घट जाएगा कैफे 3 नॉर्म में, और 71.5 ग्राम पर किलोमीटर का नॉर्म या एमिशन का इसको लागू किया जाना है। तो जो बात आप बता रहे हो कि 17% तक या 65,000 रुपये तक का, अगर आप फ्लैक्स फ्यूल पे कार, आपसे न्यूज़ रूम में चर्चा हो रही थी सर, आप कह रहे थे कि कोई एक पार्ट है विशाल, उसी की कीमत 65,000 रुपये के आसपास है। बिल्कुल, फ्लैक्स फ्यूल को अगर आप लेकर आते हैं, उसकी टेक्नोलॉजी को लाते हैं, तो तकरीबन 65,000 रुपये का खर्च आपका आता है एक कार पर प्रति कार। और टेक अपग्रेड जो हैं उनको अगर आप इन्वॉल्व करते हैं इसमें, तो तकरीबन 25,000 रुपये का यहाँ पे आपका खर्चा है। जैसे स्टार्ट स्टॉप जी मेरे पास लिस्ट है सर, आप वेट कीजिए। स्टार्ट स्टॉप सिस्टम है बॉस, फिर टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम TPMS बोलते हैं, फिर रिजर्नेटिव ब्रेकिंग ये है, फिर बेहतर ट्रांसमिशन को लेकर LED लाइटिंग। तो एक कार पर करीब इन डेटा अगर मैं पार्ट बताऊं सर, तो इससे 15,000 रुपये अतिरिक्त खर्च आएगा। और जैसा ये 15,000 रुपये का खर्चा अतिरिक्त BEE का है। जी। जो ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी है वो कह रहा है कि साहब इस अपग्रेड से, टेक अपग्रेड से 15,000 आएगा। कंपनियां कह रहे हैं कि ये खर्चा 25,000 हमारा बैठेगा। ओके, तो कंपनियां कह रहे हैं कि वो जो आप अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं इस खर्च को, तो BEE का जो अनुमान है वो कम है। BEE भी एक बात ये समझिए कि मान रहा है कि आपका खर्च बढ़ने वाला है कंपनियों का विशाल जी। और सर फ्लेक्स फ्यूल और कार्बन न्यूट्रल फ्यूल का अगर रास्ता चुनती हैं कंपनियां, तो करीब 40,000 रुपये प्रति जो है कार कीमतें महंगी हो जाएंगी। इसको कार कंपनी कह रहे हैं कि ये खर्चा हमारा 65,000 होगा, या 17% का जो है वो जो बढ़ोतरी है वो आपकी यहाँ बैठने वाली है प्रति कार। तो ये आफत अंततः देखिए, कार कंपनियां तो अल्टीमेटली इस प्राइस हाइक को, या जो उनका कॉस्ट बढ़ती है, उसका सीधा आपकी जेब पर डाल देंगी, कस्टमर की जेब पर डाल देंगी। क्या आम लोग जिनको जैसे तैसे राहत मिली थी 28% के बाद 18% आपका सरचार्ज और वो करके उसके बाद आपको 18% सरकार ने किया, तो क्या आम आदमी, फिर वही सवाल उठता है कि क्या छोटी कारों के बिकने का रास्ता ये सख्त नॉर्म
जो है वो बंद तो नहीं कर देगा विशाल। लेकिन बड़ी अच्छी बात इसमें है, नेगेटिव खबरों के बीच में पॉजिटिव का एस्पेक्ट ये है सर, जिन लोगों ने ले लिया उनकी तो चांदी हो गई भाई, सस्ते कीमत पर जो है, और बल्क में जो गाड़ियां बिकी भी है वो लोग आज बड़ा खुश होंगे। नहीं तो बहुत सारे पर्सपेक्टिव बायर्स होते हैं जो जिनका एक मन होगा कि साहब मैं अगले 6 महीने में लूंगा या अगले 8 महीने में लूंगा, तो वो सब लोगों के लिए फिर अब एक मुश्किल ये होगी कि या तो आप अभी फोमो टाइप का, या तो आप अभी ले लीजिए, नहीं तो ज़्यादा प्राइस। अब किसी का भी बजट ही नहीं है, कोई वेट कर रहा है कि साहब मैं दिसंबर में ही ले पाऊंगा जाके। जिस तरह से जियोपॉलिटिकल टेंशंस और जो घर के नौकरियों को लेके बिल्कुल दिक्कत है। और पहले से भी एक और डेटा है सर कि पहले से ही जो है छोटी कार सेगमेंट जो है वो मार खा रही है। फाइनेंशियल ईयर 19 से लेकर 25 के बीच में ये सेगमेंट लगभग 62% तक घट चुका है। वैसे में अगर और मार पड़ती है तो ये लोग तो मतलब जिस तरह से ये कह रहे हैं कि हम तो विलुप्त ही हो जाएंगे, बना ही नहीं पाएंगे, बड़ी दिक्कतें हो जाएंगी। तो देखना होगा कि अब कार कंपनियों का। हालांकि इसमें एक खबर विशाल ये भी आ रही है जी कि चूंकि अब अभी तक नॉर्म्स फाइनल नहीं हो पाए हैं, दोनों सियाम की मध्यस्थता के बावजूद कार कंपनियां आपस में एक राय नहीं हो पा रही कि क्या नियम होने चाहिए। दूसरी तरफ सरकार भी तय नहीं कर पा रही कि आखिर वो रास्ता क्या अख्तियार करे। क्या छोटी कार बनाने वाली मारुति जैसी कंपनी को कोई विशेष राहत मिलनी चाहिए या नहीं, तो इसको लेकर सरकार भी अनिश्चय की स्थिति में है। ऐसे में अब माना ये जा रहा है कि हो सकता है इन जो कैफ़े 3 नॉर्म्स हैं इनको अगले कुछ वक्त के लिए टाल दिया जाए, क्योंकि इनको 1 अप्रैल 2027 से लागू किया जाना है जी। तो अब खबरें इस तरह की भी आ रही हैं कि सरकार इनको आगे बढ़ा सकती है। अब इन पर अभी फ़िलहाल कोई फैसला नहीं होगा, आगे देखा जाएगा किस तरह से कंसेंसस यहाँ पे बने। चलिए सर, एक लास्ट सवाल मैं आपसे पूछता हूँ कि अब गाड़ियों की बात हो रही है, पेट्रोल डीजल की बात हो रही है, तो आपसे न्यूज़ रूम में अभी बता भी रहे थे आप कि विशाल एक आंकड़ा है कि अगर हम लोग पेट्रोल में इथेनॉल अगर नहीं ब्लेंड किए हुए होते तो अभी जो इम्पोर्ट हम लोग कर रहे हैं वो जो तादाद है वो और कहीं ज़्यादा होती। तो इस लेवल पे बहुत बड़ी उपलब्धि है सरकार। बिल्कुल, तो प्रधानमंत्री ने ही संसद में बोला है कि 140 करोड़ लीटर पेट्रोल जो है वो आपको मंगाना पड़ता है, या हमने बचा लिया उतना पेट्रोल जो 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग का जो प्रोग्राम सरकार ने चलाया उसकी वजह से। तो एक तरह से जिसको लेके बहुत मैं कहूँ आपत्तियाँ हुई, बहुत तरह के सवाल जवाब सरकार से किए गए कि साहब आप गन्ने का जूस क्यों मिला रहे हैं पेट्रोल में, इसको लेके क्या इंजन खराब हो रहे हैं, तमाम तरह के। उसमें अब जब आप जंग के दौर में देखते हैं तो ये लगता है कि ये रणनीति भारत को कुछ हद तक एनर्जी बचाने में या पेट्रोल डीजल की खपत बचाने में कारगर साबित हुई है। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। भारत में निवेश का तरीका तेजी से बदल रहा है और अब निवेशक जो है ऐसे विकल्प तलाश रहे हैं जो आसान हो, ट्रांसपेरेंट हो और लंबे समय में मजबूत रिटर्न दे सके। इसी कड़ी में जियो ब्लैकरॉक एसेट मैनेजमेंट ने निवेशकों के लिए एक नया म्यूचुअल फंड लॉन्च करने का ऐलान किया है। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज और दुनिया की दिग्गज इन्वेस्टमेंट कंपनी ब्लैकरॉक के जॉइंट वेंचर ने जियो ब्लैकरॉक लार्ज कैप फंड लॉन्च करने की घोषणा की। ये फंड देश की बड़ी और मजबूत कंपनियों में निवेश का मौका देगा और डेटा आधारित रणनीति यानी जो स्ट्रैटेजी है उसके जरिए लंबे समय में इन्वेस्टर्स के लिए वेल्थ क्रिएशन का जो है टारगेट रखता हुआ दिख रहा है। ऐसे में प्रवीण सर सवाल ये है कि नया फंड निवेशकों के लिए कितना खास है, इसमें क्या निवेश की रणनीति है। एकदम चूंकि जियो ब्लैकरॉक वाला मामला है आपसे बेहतर कोई समझा नहीं पाता है, तो क्या निवेश की स्ट्रैटेजी होगी सर आफ्टर अलादीन एंड ऑल। नहीं देखिए, लार्ज कैप का फंड लेकर आ रहे हैं जियो ब्लैकरॉक, तो जाहिर तौर पे फंड का तकरीबन 65% हिस्सा जो पैसा इकट्ठा होगा वो आपका जो लार्ज कैप कंपनियां हैं, ब्लू चिप कंपनियां हैं, वहाँ पर आपका पैसा ये लगाया जाएगा। अब एक तो बात ये है जो ज़्यादातर पिछले अगर आप कुछ वक्त में जितने एनालिस्ट हैं उनकी अगर आप बातों को सुनेंगे जी, तो बहुत बड़े लेवल पर जो जानकार हैं वो इस बात को कहते हुए नज़र आए कि साहब आपको मिड और स्मॉल कैप क्योंकि वहाँ ज़्यादा जोखिम है, वहाँ क्रैश जल्दी आता है। देखिए ना सर 4-5% का क्रैश और लगातार देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, तो इस तरह के मार्केट की जो वॉलेटिलिटी है उसमें ये मानकर चला जा रहा है कि लार्ज कैप आपको कुछ हद तक सुरक्षित रखते हैं और इसीलिए इन्वेस्टर्स को लार्ज कैप में अपना एक पोर्टफोलियो का हिस्सा रखना चाहिए। तो इस पूरे जो इस तरह के जो हालात हैं मार्केट के, उसमें जियो ब्लैकरॉक अपना लार्ज कैप का फंड लेकर आ रही है, इस लिहाज से मैं इसको बहुत महत्वपूर्ण विशाल मानता हूँ।
चलिए सर, ये फंड कैसे निवेश करेगा तो इसमें शामिल है, देखिए बड़े डेटा का इस्तेमाल किया जाएगा, एडवांस एनालिटिक्स होंगी, एआई और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा। और इसका लक्ष्य क्या है, टारगेट क्या है? देखिए इस फंड का लक्ष्य है कि ये PSE 100 इंडेक्स से बेहतर रिटर्न देने की कोशिश करे। इसके लिए जो है मार्केट के टॉप 250 शेयर्स में से जो है कंपनियों का जो है चयन किया जाएगा, एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाया जाएगा, जोखिम को कंट्रोल करने की पूरी तरह से कोशिश की जाएगी। अब कुछ डेट है, रिमेंबर कर लीजिए, निवेश कब से कर सकते हैं तो शुरू होगा 24 मार्च 2026 से, बंद हो जाएगा 7 अप्रैल 2026 से। और कहाँ निवेश कर सकते हैं? निवेशक जो है इसे कई इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म से इसकी खरीदारी कर सकते हैं, उसकी लिस्ट में मैं आपको बता देता हूँ। माई जियो, जियो फाइनेंस, क्रू, जीरोधा, क्वाइन, एंड मनी, पेटीएम मनी, अपस्टॉक और धन से जो है आप जो है इसकी खरीदारी कर सकते हैं। तो कुछ ऐड करना चाहेंगे सर? नहीं, बिल्कुल, ये डायरेक्ट और ग्रोथ प्लान है। 500 रुपये से ही लमसम शुरू कर सकते हैं, 500 रुपये की SIP कर सकते हैं, उसके बाद अमाउंट आप इसमें बढ़ा सकते हैं। लेकिन आप ओवरऑल जियो ब्लैक रॉक की स्ट्रेटजी को विशाल समझने की कोशिश अगर हम एक बार करें तो लगभग 14 स्कीमें इनकी हैं, जिसमें 7 इक्विटी फंड हैं, 6 डेट फंड है और 1 बैलेंस फंड जो है जियो ब्लैक रॉक का है। 2-3 जो बहुत महत्वपूर्ण उपलब्धियां हैं वो अभी हाल में ही जियो ब्लैक रॉक ने बताया था, एसेट मैनेजमेंट कंपनी ने, कि उन्होंने 10 लाख इन्वेस्टर्स का आंकड़ा जो है वो पार कर लिया है, जिसमें 18% इन्वेस्टर ऐसे हैं जो फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर्स हैं। 17,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का AUM हासिल कर लिया। और एक जो और बहुत महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि अभी हाल में जियो ब्लैक रॉक फाइनेंशियल एडवाइज़र्स ने एक सर्विस स्टार्ट की थी, जिसको हम लोगों ने कवर भी किया था विशाल, कि 1 लाख रुपए तक का अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसमें 350 रुपये सिर्फ देकर आप एक मॉडल पोर्टफोलियो जियो ब्लैक रॉक के जरिए बना सकते हैं कि आप किस तरह का आपका एक पोर्टफोलियो होना चाहिए। उसमें कई तरह के सवाल आपके पास आते हैं कि साहब आपका रिस्क प्रोफाइल कितना है, कैसा है, आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं क्या शॉर्ट टर्म के लिए, अगर मार्केट 10 या 20% गिरता है तो आप क्या बाज़ार में टिकना चाहेंगे या नहीं टिकना चाहेंगे, उस पर आपकी राय क्या है। इस तरह के सवालों से यानी आपका रिस्क प्रोफाइल देखकर आपके सामने एक पोर्टफोलियो बनाया जाता है। कस्टमाइज्ड पोर्टफोलियो सर्विस देने की यहाँ पे जियो ब्लैक रॉक ने कोशिश की। तो एक जो एक कॉमन इन्वेस्टर है जी, वो साल में 350 रुपये देकर 1 लाख रुपए तक का अगर आप इनका इन्वेस्टेबल कॉर्पस है तो उसमें आप बिल्कुल कस्टमाइज्ड जो है वो मदद ले सकते हैं विचार। चलिए प्रवीण साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने कीमती समय निकाला, तमाम विषय को बहुत ही आसान भाषा में विस्तार से समझाने की कोशिश की। तो आज के मनी सेंट्रल में बस इतना ही। इसी तरह देश, दुनिया और बिजनेस जगत से जुड़ी तमाम ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मनी 9।